हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर वर्ल्ड पॉइंट पे। आज आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आए हैं, जो कि रोजगार पब्लिकेशन का है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और c अनुपात d बराबर 5a अनुपात 3b है तो 2c अनुपात 5d का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे। पहले आपको बता देता हूँ अनुपात का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपको दे रखा है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3। तो ए अनुपात बी का मतलब ए अपॉन बी बराबर 2/3। इसका मतलब ये होता है कि ए की वैल्यू आपकी 2 होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। इसी प्रकार आपको दे रखा है कि सी अनुपात डी यानी सी अपॉन डी बराबर दे रखा है 5a अनुपात 3b यानी कि 5/3। इसका मतलब सी की वैल्यू है 5a और डी की वैल्यू कितनी है 3b। ये मतलब होता है अनुपात का। अब आपसे पूछा है कि 2c अनुपात 5d की वैल्यू बताइए। डी 2c अनुपात 5d का 5d की वैल्यू क्या होगी, तो 2c बटे में 5d ये तो होगी। अब c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू थी 5a, तो हम रख देंगे यहाँ पे 2 गुणा 5a बटे में 5 गुणा और d की वैल्यू कितनी थी 3b, तो 3b आ जाएगा। अब देखिए, अब a की वैल्यू कितनी थी यहाँ से 2 और b की वैल्यू कितनी थी 3, तो हम a की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। देखिए कितना आ जाएगा 2 गुणा 5 गुणा a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी आपकी 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 5 गुणा 3 गुणा बी की वैल्यू कितनी थी 3, बटे में आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका 2c अपॉन में 5d की वैल्यू। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4, ऊपर 4 बचेगा, बटे में कितना बचेगा 3 दिया 9, यानी कि 2c अनुपात 5d कितना आ गया आपका 4/9 यानी कि 4:9। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू के लाभ का अनुपात दे रखा है 5:8। यदि उनकी निवेश समय अवधि का अनुपात 3:5 है तो उनका निवेश अनुपात क्या होगा। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए क्या कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि लाभ बराबर क्या होता है, जो लाभ बराबर होता है निवेश यानी कितना निवेश किया और कितने समय के लिए किया। ठीक है, यानी कि लाभ बराबर होता है निवेश गुणा समय। तो इसी अनुपात में क्या होता है आपका लाभ बढ़ता है। यदि हम बात करें पी की, तो पी ने कितना निवेश किया है, सॉरी पी का लाभ कितना है 5, तो ये 5 आ जाएगा बराबर इसका निवेश कितना है अवधि के लिए 3, तो ये 3 मान लेते हैं। और समय आपसे पूछा है, सॉरी निवेश पूछा है। देखिए अवधि समय की अवधि दे रखी है, समय की अवधि कितनी है 3 हो गई, और आपको निवेश पूछा, निवेश हमने मान लिया इसका x रुपए इसका निवेश है। ठीक है, ये आगे पीछे हो गया, इसको टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/3। ठीक है, इसका मतलब जो पी ने जो निवेश किया वो कितना किया है 5/3 रेशियो में किया। ठीक है, इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं क्यू का। क्यू को कितना लाभ मिला है 8, और क्यू ने इस कितने समय के लिए निवेश किया है 5, कितने समय के लिए किया है 5 के लिए। तो यहाँ तो आ जाएगा आपका 5 और निवेश पूछा है इसका, इसको मान लेते हैं हम 22। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 22 बराबर कितना मिल जाएगा, 22 बराबर मिल जाएगा यहाँ से ये 5 बटे में चल जाएगा, यानी 8/5, 8/5 सॉरी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पी का जो क्या था निवेश जो था वो कितना था 5/3 था, और क्यू का निवेश कितना है 8/3। आपसे पूछा कि दोनों के निवेश का अनुपात बताइए, यानी आपको बताना है कि 5/3 अनुपात 8/5 कितना होगा। इन दोनों के निवेश का अनुपात बताना है, तो निवेश का अनुपात कैसे निकालेंगे। देखिए क्या करेंगे आप, इन दोनों 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, यानी 15 से हम क्या कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे। जब 15 से हम इसमें गुणा करेंगे 3 से 15 कटेगा 5 बार, और 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। उसके बाद में फिर 8/5 गुणा 15 करेंगे तो 5 से कटेगा 3 बार, और 8 × 24, यानी ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इन दोनों के निवेश का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 25:24, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है तो यह एक नया भिन्न 16/17 देता है। मूल भिन्न क्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी मूल भिन्न है वो हमारी x/y है। ठीक है, हमने दोबारा मान लिया कि हमारी जो मूल भिन्न है वो हमारी कितनी है x/y है। ठीक है, अंश में कितनी वृद्धि हो रही है, अंश में हो रही है 12% की वृद्धि। तो हमारा x जो अंश है ये क्या है हमारा, y क्या हमारा हर है। ठीक है, तो अंश में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 12% की, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x गुणा 112 बटे में 100। ठीक है, 12% की वृद्धि है तो 100 + 12 यानी 112 बटे में 100। ठीक है, उसी प्रकार हमारे हर में कितने परसेंट कमी हो रही है 8% की कमी,
तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस के 8 यानी कि 92 बट्टे में 100। ठीक है, इस कमी और वृद्धि के बाद में क्या मिलता है आपको, नया भिन्न कितनी मिल जाती है, 16 बट्टे 17 मिल जाती है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब आपको यहाँ से x अपन y की वैल्यू निकालनी है। x अपन y की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए 100 से 100 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 16 सत्ते 112 होते हैं। ठीक, उसके बाद में देखिए और तो कुछ कटेगा नहीं। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x अपॉन बाई बराबर, देखिए यहाँ पर 92 थे, 92 धर जाएंगे तो 92 ऊपर पहुंच जाएंगे। उसके बाद में यहाँ 17 बचे थे और यहाँ 7 बचे, 17 17 119। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं तो कटेगा तो है नहीं, तो x अपन y की वैल्यू कितनी आ गई, 92 बट्टे 119। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 2 गायों प्रत्येक को 15,640 में बेचता है। एक पर 15% का लाभ और दूसरी पर 15% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो उससे कुल कितने रुपए की लाभ या हानि होगी। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए, जब भी क्या हो, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो और एक वस्तु पर लाभ हो रहा हो, एक वस्तु पर हानि हो रही हो परसेंटेज में। ठीक है, तो ओवरऑल जो होता है वो हमारी हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है, तो उस परसेंट की हानि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हानि परसेंट बराबर होता है जब जब एक समान मतलब समान परसेंट का लाभ हो रहा हो, समान परसेंट की हानि हो रही है, तब हानि होती है। तो हानि परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। एक्स क्या होता है, ये लाभ या हानि दोनों समान ही है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 15। तो ये हो जाएगा आपका 15 का वर्ग बटे में 100, यानी कि 225 बटे में 100, और 225 में 100 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2.25%। ठीक है, यानी ओवरऑल जो इसको क्रय विक्रय में जो हानि हो रही है वो कितने परसेंट की हो रही है, 2.25% की हानि हो रही है। इसका मतलब क्या है, 2.25% का मतलब क्या है कि यदि 2.25% का मतलब परसेंटेज हटाएंगे 100 बटे में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ यदि आपका विक्रय मूल्य कितना है, देखिए विक्रय मूल्य नहीं क्रय मूल्य, यदि यानी आपका क्रय मूल्य कितना है 100, तो हानि कितनी की हो रही है 2.25 की, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 माइनस के 2.25 यानी कि 97.75। देखिए लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पे की जाती है। तो ये 2.25% क्या हुई, हानि तो हुई है। हानि कितनी है, 2.25 का मतलब हो गया फ्रैक्शन में 2.25 बटे में 100। तो 100 क्या बटे में क्या आएगा, बटे में वो चीज आएगी जिसपे वो गणना की जाती है। लाभ या हानि पे, लाभ या हानि की गणना किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पे। इसका मतलब 100 हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। यदि हमारा 100 क्रय मूल्य है और हमें 2.25 की हमें लॉस हो रहा है, तो हम कितने में बेच रहे होंगे उसको, 97.75 में बेच रहे होंगे। लेकिन वो कह रहा है कि इतने में नहीं बेचा जा रहा है, बेचा कितने में जा रहा है, तो हमारा बेचा जा रहा है इसको, देखिए 15,640 में एक वस्तु बेची जा रही है, तो दोनों वस्तुएं कितने बेची जाएंगे, इसका डबल कर देंगे। इसका डबल कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा आपका 31,280। ठीक है, 31,280 यानी कि 97.75 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 31,280। आपसे पूछा क्या है, हानि कितनी होगी, यानी 2.25 की वैल्यू पूछे, तो 97.75 की वैल्यू इतनी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 312.80 बटे में 97.75। तो 2.25 वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 2.25 का उसमें गुणा कर देंगे, 312.80 बटे में 97.75 गुणा 2.25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, 2 अंक ऊपर है 2 अंक नीचे, 25 से कटेगा ये आपका 9 बार और 25 से कटेगा आपका ये 391 बार। 391 में से ये कटेगा आपका 80 बार, और 80 इंटू 9 कितना होता है, 8 72 यानी कि 720 रुपए। यानी आपको जो हानि हो रही है वो कितने रुपए की हानि हो रही है, 720 रुपए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2560 रुपए है। एक सेल के दौरान इस वस्तु पर 20% और x% की 2 क्रमागत छूटें दी जाती हैं। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, इतने रुपए है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको दूसरी छूट बतानी है, दूसरी छूट कितने परसेंट की दी गई है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए छूट पर जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में समझा दिया था। इसमें आपको एक बार फिर दोबारा देता हूँ। देखिए जो छूट हमेशा दी जाती है वो किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। और आपको अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 2560 रुपए। यानी कि 2560 रुपए पर छूट दी गई है, कितने परसेंट की, 20% की छूट दी गई है। ठीक है, 20% की छूट देने के बाद में जो हमें जो मूल्य मिलता है वो हमारा क्या होता है, वो विक्रय मूल्य होता है। यानी कि 20% की छूट को हम इसमें से घटा दें अंकित मूल्य में से, तो हमें क्या मिलेगा, वो हमें पहला विक्रय मूल्य मिलेगा। तो इसका हम डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, इसका 80% निकाल देंगे, तो हमें डायरेक्ट 80% निकालने पे क्या मिल जाएगा, हमें इसका विक्रय मूल्य मिल जाएगा। क्योंकि 20% की छूट थी, या तो 20% निकाल के इसमें से घटा दीजिए, या फिर इसका डायरेक्ट 80% निकाल लीजिए। ठीक है, और 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, 8 से इसमें गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 2048।
ठीक है। ये आपको क्या मिल जाएगा, पहला विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, अब इस विक्रय मूल्य पे x% छूट और दी गई है आपको। उस छूट देने के बाद में फिर कितना विक्रय मूल्य हो जाता है, 1679.36 विक्रय मूल्य हो जाता है। इसका मतलब छूट कितने की दी गई होगी, देखते हैं। 1679 को हम इसमें माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 368.64 माइनस करेंगे, यानी कि इतने रुपए पे इतने रुपए की छूट दी गई है। कितने परसेंट की छूट होगी, तो परसेंटेज निकाल लेंगे। 368.64 की छूट दी गई है कितने रुपए पे, 2048 रुपए पे, गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पॉइंट उठाएंगे तो ये बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और इस 100 से ये वाला 100 खत्म, और 2048 का इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका 18 बार कटेगा। ठीक है, तो आपका कितने परसेंट की छूट हो जाएगी, आपकी 18% की। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 18%। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 5482 रुपए है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यदि मान लीजिए आपने कि आपके पास राशि कितनी है, 100, और दर कितनी दे रखी है, 10% की, तो 2 साल के लिए ब्याज हमें कितना मिल जाएगा। तो 2 साल के ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या था आपका, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 10, और दूसरा भी कितना है, 10 ही है। 10 गुणा 10 बटे में 100, यानी कितने परसेंट की ब्याज हो जाएगी आपकी, 10 और 10 20, 2 जीरो से जीरो कट जाएंगे आपके, ये हो जाएगा 21। इन 2 साल के बाद आपको कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, 21% का चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, इसी पर हमें 4% का निकालना हो तो क्या करेंगे, हम 21 को फिर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, यानी 21 प्लस 21 प्लस 21 गुणा 21 बटे में 100, तो ये आपका कितना परसेंट का निकल आएगा, 21 दूनी 42 और 441 बटे में 100 करेंगे तो ये 46.41, यानी इतने परसेंट का ब्याज मिलेगा 4 साल के बाद। ठीक है, 2 साल के बाद मिलेगा 21% का, और 4 साल के बाद मिलेगा इतने परसेंट का। तो कितना अंतर हो गया ये, तो ये अंतर हो जाएगा 46.41 माइनस के 21 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 25.41% का अंतर हो जाएगा। यानी दोनों सालों के बीच में, यानी 2 वर्ष के ब्याज और 4 वर्ष के ब्याज के बीच में अंतर कितने परसेंट हो जाएगा, 25.41% का अंतर हो जाएगा। अब ये अंतर किसके बराबर दे रखा है आपको, 5082 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25.41% की वैल्यू कितनी है, 5082। तो 100% की वैल्यू कितनी है, 100% की, क्योंकि हमने जो वैल्यू मानी थी वो कितनी मानी थी, 100 मानी थी। तो यहाँ से 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5082 बटे में 25.41, और 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 100 का इसमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है, और 25,41 से कितने कटेगा, ये 2 बार कटेगा। ठीक, कितना कटेगा, 2 बार, 2 के पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो, इसका मतलब 2 के पीछे 4 जीरो, इसका मतलब 20,000 रुपये, यानी आपकी राशि कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपये की राशि हो जाएगी आपकी। यानी आपका राइट आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना है, ये है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किसी कार्य के 1/3 हिस्से को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, फिर उसे बी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और वे मिलकर शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ए किसी कार्य के 1/3 हिस्से को 5 दिन में करता है, यानी ए जो है वो 1/3 काम को 5 दिन में करता है, तो पूरे काम कितने दिन में करेगा, एक काम करेगा 5 × 3 यानी कि 15 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, अब शेष काम कितना बचेगा, 1/3 काम तो हो गया, तो शेष काम कितना बचेगा, 1 माइनस के 1/3, यानी कि 2/3 काम बचेगा। इस 2/3 काम को कौन करेगा, 2/3 काम को करेगा ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, यानी कि 2/3 काम को करने में, देखिए 2/3 काम को करने में ए और बी को कितने दिन लगते हैं, दिन देख लीजिए कितने लगते हैं, 6 दिन लगते हैं। ठीक है, यानी शेष काम को करने में ए और बी को 6 दिन लगते हैं, तो एक काम को करने में कितने दिन लगेंगे, देखिए 2 बराबर मिल जाएगा यहाँ से 6 × 3, तो यहाँ से 1 बराबर मिल जाएगा 6 × 3 बटे में 2, 2 से कटेगा ये 3 बार, 3 × 9, यानी कि दोनों लोग मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे, 9 दिन में कर देंगे। और ये अकेला कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, और दोनों मिलकर कर रहे हैं 9 दिन में। अब अपने सवाल पर आ जाते हैं लौट के। देखिए आपसे पूछा कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब दोबारा सवाल देख लेते हैं। देखिए ए कर रहा है पूरा काम को 15 दिन में, और ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं पूरे काम को 9 दिन में। हमने मान लिया 9 और 15 का एलसीएम 45, हमने मान लिया टोटल काम कितना है हमारा, 45 यूनिट काम है। इसको ए 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में करेगा 3 काम, और 9 दिन में कर रहे हैं दोनों मिलकर तो एक दिन में करेंगे 5 काम। तो दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, और एक अकेला कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। इसका मतलब बी कितना काम कर रहा होगा, बी काम कर रहा होगा 5 माइनस के 3 यानी कि 2 काम कर रहा होगा एक दिन में। ठीक है, तभी तो 2 3 मिलकर 5 होंगे। ठीक है, यानी कि बी का एक दिन का काम कितना है, 2 यूनिट, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो 45 बट्टे
में 2, 45/2 क्यों आएगा, क्योंकि पूरा काम कितना माना था हमने 45, तो 45/2 का मतलब कितना हो जाएगा 22.5 दिन। ठीक है, यानी बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 22.5 दिन में कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार ए और बी की गति कितनी है, 3:5 के अनुपात में है। अगर कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने में के लिए कितना समय लगने वाला है। तो देखिए समय पूछा है, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो एक चार कितनी हो जाएगी, चल बराबर क्या होता है, चल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है 450 और समय कितना दे रहा है 15 घंटे, 15 से काटेंगे कितने कटेगा 30वां, यानी एक की चाल कितनी आ गई 30 आ गई। देखिए एक की चाल के अनुपात कितना रखा है 3, इसमें मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 30, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, 30/3 यानी कि 10 आ जाएगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10 × 5 यानी कि 50। अब ये 5 यूनिट है किसकी चाल, 5 यूनिट चाल किसकी है बी की, यानी आपको बी की चाल पता चल गई, बी की चाल कितनी आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। आपसे पूछा कि बी, तो कार बी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी आपको दे ही रखी है, कितनी दे रखी है 2500, चाल आपको पता निकली है आपकी कितनी निकल गई 50, 50 से काट दीजिए कितने कटेगा 50वां, यानी कितना समय लगेगा 50 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, 50 घंटे का आपको क्या लगेगा समय लगेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 आवर्स। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी गोलों के आयतन का अनुपात दे रखा है 125:64। यदि ए और बी की त्रिज्याओं का योग कितना है 36 सेंटीमीटर है, तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब यानी ए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए ए गोले की त्रिज्या हमने मान ली कितनी है r1 और बी गोले की त्रिज्या कितनी है r2 है। ठीक है, तो ए गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r1 क्यूब। ठीक है, ये पहले वाले गोले का आयतन हो जाएगा, दूसरे वाले गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई r2 का होल क्यूब, जो कितना दे रखा है 125/64। ठीक है, क्लियर, यानी पहले गोले का आयतन ये हो गया, दूसरे गोले का आयतन ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तीनों ये मतलब 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका मिलेगा क्या मिलेगा r1 क्यूब का, सॉरी r1 का क्यूब बटे में r2 का क्यूब बराबर हो जाएगा 125/64। यहाँ से r1/r2 कितना निकल के आएगा, r1/r2 निकल के आएगा 125/64 का क्यूब रूट। ठीक है, तो 125 का घनमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे 5 होता है और 64 का होता है 4, यानी 5/4 निकल के आएगा। r1/r2 कितना निकल के आएगा 5/4, यानी कि r1 की वैल्यू 5 है तो r2 की वैल्यू कितनी है 4, तो r1 + r2 कितना हो जाएगा, r1 + r2 यानी कि दोनों का जोड़ हो जाएगा 9, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 9, और दोनों का जोड़ कितना दे रखा है 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 36, इन दोनों की त्रिज्याओं का जोड़ दे रखा है 36, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी 36/9 यानी कि 4, 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आपको 4 मिल गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5 चौक 20 और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 चौक 16। ठीक है, यानी कि 4 से गुणा कर देंगे इसमें, ये 20 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, यानी पहली त्रिज्या हमारी कितनी हो गई, यानी ए गोले की त्रिज्या कितनी हो गई 20 और दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी हो गई 16। अब आपसे पूछा है कि ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², 4πr², क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, यानी ए का पूछा तो r1² हो जाएगा। देखिए 4 × पाई को पाई रहने दीजिए, और r1 की वैल्यू कितनी आई थी 20, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, यानी 400 × 4 कितना हो जाएगा 1600, और पाई का पाई रहने दीजिए क्योंकि आंसर में आपको क्या है पाई आया है, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1600 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तैराक 4 घंटे में बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल तैरता है, वह धारा के पथ को उतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करता है, यह धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए और बी के बीच की दूरी बताइए। देखिए दूरी कैसे निकालें, देखिए दूरी तभी आपको पता चल पाएगी जब आप तैराक की चाल निकाल लेंगे, तैराक की चाल कितनी होगी वो कैसे निकालेंगे, तैराक की चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तैराक की चाल बराबर होता है t1 + t2, ठीक है, बटे में t1 अंतर t1 अंतर t2 गुणा धारा की चाल। ठीक है, धारा की चाल t1 t2 क्या है पहला समय, t2 क्या है दूसरा समय, जो आपको दे रखा है ये। ठीक है,
यहाँ से T1 कितना है 4 प्लस T2 कितना है 5 बटे में दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 1 गुणा धारा की चाल कितनी है 2, ये कितना हो जाएगा 4 और 5 9, 9 बटे में 1 यानी 9, 9 दूनी 18, यानी कि तैराकी की चाल आपको पता चल गई कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको दूरी बतानी है, तो दूरी कैसे निकालेंगे? देखिए दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा समय, दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। देखिए अब देखिए आपको तैराकी की चाल पता चल गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको एक चीज और समझ लेनी है, क्या समझ लेनी है कि जब भी अनुकूल दिशा में तैराक तैरता है, जिस दिशा में क्या है धारा बह रही है उसी दिशा में तैराक तैरता है, तो तैराक की चाल कितनी हो जाती है, तो उस दिशा में जो आपकी सापेक्षिक चाल हो जाती है वो कितनी हो जाती है, दोनों चालें क्या होती है जुड़ जाती है, यानी 18 प्लस 2 यानी कि कितनी हो जाएगी 20, और प्रतिकूल दिशा में तैरेगा तो कितनी हो जाएगी 18 माइनस के 2 यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अनुकूल दिशा हो गई, ये आपकी प्रतिकूल दिशा हो गई। अनुकूल दिशा में समय कितना लग रहा है 4 घंटे, चाल कितनी हो जाएगी 20, दूरी कितनी हो जाती है, दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय, समय कितना लग रहा है 4 घंटे, तो इसका मतलब दूरी कितनी होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम इससे भी निकालना चाहें तो इससे भी हमारी दूरी निकल कर आ जाएगी, क्योंकि चाल हमारी कितनी बन रही है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लग रहा है हमारा 5 किलोमीटर, सॉरी समय कितना लग रहा है 5 घंटे, तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी 16 पंजे 80, यानी दोनों ही कंडीशन में हमारी दूरी कितनी है सेम ही है, तो हमारी राइट आंसर कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर डिस्टेंस आपकी हो जाएगी। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग 900 मीटर स्क्वायर है, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या है, लंबाई बतानी है आपको। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ समचतुर्भुज होता क्या है, फिर आपको बाकी का सवाल करते हैं। देखिए आपने पतंग तो देखी होगी, तो जो आपकी पतंग होती है ना उसी आकार का होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है, खासियत ये होती है कि इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपकी समान होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक जो कोण होता है वो भी आपका क्या होता है 90 अंश का होता है। ठीक है, दूसरी खासियत क्या होती है, ये इसकी जो विकर्ण होते हैं वो ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं, यानी प्रत्येक 90 अंश पे काटता है, और ये विकर्ण एक दूसरे को क्या होता है समद्विभाजित करते हैं, यानी ये वाली जो भुजा होगी वो इस वाली भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी। देखिए यही सब खासियत क्या होती है, यानी कि एक आपने वर्ग भी पढ़ा होगा। ठीक है, वर्ग में भी क्या होता है कि प्रत्येक भुजा समान होती है। ठीक है, प्रत्येक भुजा क्या होती है समान होती है और प्रत्येक कोण भी कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है। उसके बाद इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही काटते हैं और प्रत्येक ये जो क्या कहते हैं समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है, तो वर्ग में और समचतुर्भुज में अंतर क्या रहता है, वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर सिर्फ इतना ही रहता है कि इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, यानी ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण क्या होता है बराबर होता है, लेकिन इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, उसके अलावा और क्या अंतर रहता है कि यानी ये वाला जो हिस्सा है वो इस वाले हिस्से के बराबर होगा, लेकिन इसमें ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से के बराबर नहीं होगा। ये अंतर रहता है समचतुर्भुज में और वर्ग में। ठीक है, तो मैं आपको क्या हमारे सवाल में क्या पूछा है समचतुर्भुज पूछा है, तो समचतुर्भुज पर हम क्या करते हैं फोकस करते हैं। अब देखिए आपको बोला कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग कितना है 900 मीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक भुजा हमने ए मानी है तो इसके वर्गों का जोड़ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर, जो किसके बराबर हो जाएगा 900 के बराबर। ठीक है, यानी 4a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 900, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 बट्टे में 4 यानी कि 225, ए इसका बराबर 225 है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 225 का वर्गमूल जो कितना होता है 15, यानी कि प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर की। आपसे पूछा क्या है प्रत्येक भुजा की लंबाई जो कितनी हो जाएगी 15 मीटर की। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 पाइप ए बी और सी को 4 घंटे में भरते हैं, यानी 3 पाइप ए बी सी टंकी को 4 घंटे में भरते हैं और टंकी को पाइप बी की तुलना में पाइप सी 2 गुनी तेजी से भरता है और पाइप ए की तुलना में पाइप बी 3 गुनी तेजी से भरता है। अकेले पाइप ए को टंकी कितने समय में भर देगी, ये आपसे पूछा है। तो देखिए कैसे निकालें इसे, देखते हैं। देखिए तीनों पाइप हैं एबीसी, इनकी क्षमता का अनुपात दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, टंकी को पाइप बी की तुलना में पाइप सी 2 गुनी तेजी से भरता है, यानी यदि बी की क्या है क्षमता 1 है तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि ये दोनों क्षमता से भरता है। इसके अलावा पाइप ए की तुलना में पाइप बी 3 गुनी तेजी से भरता है, यानी कि यदि ए की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, ये दे रखा है आपको सवाल में, पाइप ए की तुलना में पाइप बी 3 गुनी तेजी से भरता है। ठीक है, अब इसके अलावा हमको क्या करना है कि हमें तीनों का संयुक्त अनुपात निकाल लेना, तीनों की क्षमता का संयुक्त अनुपात निकाल लेना। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जो जगह खाली है उसकी जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे जो जगह खाली बची उसके पे आ जाएगा ये वाली संख्या 1।
अब क्या करेंगे हम, इसका सामने सामने से गुणा कर देंगे, यानी 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा 3, और 1 इंटू सॉरी 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6। यानी ए की क्षमता हमें मिल गई 1, बी की क्षमता मिल गई 3, सी की क्षमता कितनी मिल गई 6। क्षमता का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में या 1 यूनिट समय में किया गया जो कार्य होता है वो उसकी क्षमता होती है, ठीक है। इसका मतलब तीनों लोग मिलके 1 घंटे में कितना काम कर देंगे, 1 और 3 4 और 6 10, यानी तीनों लोग मिलके, यानी तीनों पाइप जो मिलके क्या करते हैं 1 घंटे में 10 लीटर या 10 यूनिट जो पानी है वो भर देते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि सब क्वेश्चन में कि ए बी सी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं, तो 1 घंटे में कितना भरते हैं 10 यूनिट समय, 10 यूनिट जो भी पानी है, ठीक है। तो 4 घंटे में कितना भर देंगे, इसका मतलब 4 घंटे में भर देंगे आपका 10 गुणा 4 कितना हो जाएगा 40। यानी आपको टंकी की क्षमता पता चल गई कि टंकी हमारी कितने लीटर की है, पूरी टंकी जो हमारी लीटर की है वो 40 लीटर की है, 40 यूनिट लीटर की है, ठीक है। तो 40 लीटर की क्यों है, क्योंकि जब 1 घंटे में भर रहे हैं 10 लीटर और 4 घंटे में पूरी टंकी भर जा रही है, इसका मतलब टंकी कितने लीटर की होगी, 40 लीटर की टंकी होगी। अब आपसे पूछा कि ए कितनी देर में भर देगा, यानी ए टंकी को कितने समय में भर देगा। तो ए 1 घंटे में कितना भरता है, 1 घंटे में भरता है 1 लीटर या 1 यूनिट। तो 40 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा, 40 बट्टे में 1 यानी कि 40 घंटे। क्योंकि समय घंटे में दे रखा है तो ये भी समय किस में आएगा, घंटे में ही आएगा। यानी आपको राइट आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 40 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन की 1/4 है और प्रति वर्ष ब्याज दर प्रतिशत वर्षों की संख्या का 4 गुना है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो 5,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, देखिए साधारण ब्याज क्या है, मूलधन का 1/4 है, ठीक है। हमने मान लिया कि मूलधन हमारा कितना है पी है, तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा P/4, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे प्रति वर्ष ब्याज दर है, दर की प्रतिशत है वो कितना है, वर्षों की संख्या का 4 गुना है। यानी यदि हमने समय मान लिया टी तो हमारी दर कितनी मिल जाएगी, दर मिल जाएगी हमें 4t, ठीक है। ये आपको निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में देखिए अब क्या सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन हमने कितना माना है P गुणा समय, मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 4t गुणा समय कितना माना था हमने t बटे में कितना आ जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हुए कितना आएगा, देखिए P से P खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। उसके बाद में ये 100 इधर जाएगा, 100 बट्टे में 4 यानी कि सॉरी यहाँ से आपको निकल के आएगा t इंटू टी कितना जाएगा t² और t² बराबर निकल के आएगा 100 इधर जाएगा और 4 बट्टे में आएगा 100 बट्टे 16, 100 बट्टे 16 और 100 बट्टे 16 का यानी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू यानी 100 बट्टे 16 का वर्गमूल यानी कि 10 बट्टे में 4, 10 बट्टे में 4। t की वैल्यू कितनी आ गई 10 बट्टे में 4, t हमने क्या माना था समय। अब t की वैल्यू 10 बट्टे 4 है तो r की वैल्यू हमने कितनी मानी थी 4t, यानी t के 4 गुना था तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r बराबर हो जाएगा 4 इंटू टी, तो 4 गुणा t की वैल्यू कितनी 10 बट्टे 4, 4 से 4 खत्म, यानी r मिल गया आपको 10% का। क्लियर, आर की वैल्यू आपको निकल के आ गई 10%। और आपसे सवाल में बोला है कि आर कितनी बढ़ा दी जाए 2% की वृद्धि हो जाएगी आर में, तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो आर में 2% की वृद्धि हो जाएगी तो आर कितनी हो जाएगी, अब आर हो जाएगी 10 का 2 कर देंगे तो हो जाएगी 12%। यानी अब आपको आर दे रखी है 12% की, समय दे रखा है 3 वर्ष का, मूलधन दे रखा है 500। तो आपको ब्याज पूछा, ब्याज कैसे निकालेंगे, तो अभी आपको फॉर्मूला बताया था ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100, ठीक है। तो देखिए मूलधन दे रखा है आपका 5,000 गुणा दर आपकी निकल के आई 12% की, गुणा समय कितना दे रखा है 3 साल, बटे में कितना आ जाएगा 100। ये हो जाएगा आपका ब्याज का फॉर्मूला। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 इंटू 3 कितना होता है 150 और 150 इंटू 12 कितना होता है 1800, यानी आपको साधारण ब्याज कितना निकल के आ जाएगा 1800 रुपये। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इस मिश्रण के 3 लीटर को दूध के 3 लीटर से बदल दिया जाता है तो नए बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए टोटल शुरू में कितना मिश्रण दे रखा है 13 लीटर और 3 लीटर मिश्रण क्या होगा निकाल दिया जाता है, तो मिश्रण कितना बचेगा 10 लीटर मिश्रण बचेगा, 13 लीटर था और 3 लीटर निकाल दिया तो मिश्रण कितना बचा 10 लीटर मिश्रण बचा, और 10 लीटर मिश्रण में भी अनुपात क्या रहेगा दूध और पानी का जो शुरू में रहा होगा 3:2, यानी कि 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू अब कितनी बची थी 10 बची थी, 5 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी 5/10 यानी कि 2 लीटर, क्योंकि ये लीटर में, ठीक है।
तो 1 यूनिट बराबर 2 लीटर, तो 3 यूनिट बराबर 6 लीटर और 2 यूनिट बराबर 4 लीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। 1 की वैल्यू 2 है, 3 की वैल्यू 6 है, 2 की वैल्यू 4। अब कह रहा है कि ये 6 और 4 क्या है, तो 3 क्या था शुरू में, पहले क्या दिया है, दूध दिया है, फिर आपका पानी, यानी 3 आपका दूध था, यानी 6 ये क्या है आपका दूध और ये आप क्या है पानी। ठीक है, यानी दूध आपका 6 लीटर है 10 लीटर में से, और 4 लीटर क्या है पानी है। अब कह रहा है कि 3 लीटर क्या मिला दिया जाता है, दूध मिला दिया जाता है, 3 लीटर दूध मिला दिया जाता था। तो अब दूध कितना हो जाएगा, दूध 6 लीटर बचा था, 3 लीटर और मिला दिया, तो दूध कितना हो गया, 6 और 3 9 लीटर दूध हो गया। पानी तो आपका जितना पहला था उतना ही पानी अब बचेगा, तो इसका मतलब पानी अब कितना बचा, 4 लीटर ही बचा था। तो दोनों का अनुपात कितना हो गया, 9 और 4, 9 अनुपात 4, यानी दूध आपका हो गया 9 लीटर और पानी आपका 4 लीटर था, तो 4 लीटर ही रहेगा क्योंकि पानी तो मिलाया नहीं है। तो दूध दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 9 अनुपात 4। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का मासापा 6 और इन्हीं दो संख्याओं का लासापा कितना है, 54 है, तो संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल बताइए। देखिए संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, गुणनफल बराबर होता है मासा गुणा लासा। ठीक है, आपसे गुणनफल का वर्गमूल पूछा है, तो देखिए मासा कितना दे रखा है आपको 6 और लासा कितना दे रखा है 54, यानी दोनों गुणनफल कितना हो जाएगा 6 इंटू 54, तो इसका वर्गमूल 6 इंटू 54 कितना होता है 324। इसका वर्गमूल कितना जाएगा, क्योंकि वर्गमूल पूछा है आपसे, गुणनफल आपका निकल के आएगा 324। आपका वर्गमूल पूछा है गुणनफल का, तो इसका भी वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, वर्गमूल कितना जाएगा 18, 324 का वर्गमूल कितना होता है 18, इसका राइट आंसर कितना जाएगा 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 0.95 ऊपर बार डिवाइड बाई 1.05 बार डिवाइड बाई, मतलब इस तरह का एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसको सॉल्व करना है, इसका मान बताना है आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए ये चीज, इसको भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, यानी जो बार वाली संख्या होती है उसको भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए 0.95 लिखा हुआ है, ठीक है, 0.95 इसको क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो देखिए जो 0.95 को बार लगा हुआ है, तो इसको 95 को 95 ऐसे लिख लीजिए। तो जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी 1 और 2 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, उतनी क्या कर दीजिए आप 99, यानी कि नीचे 99 लगा दीजिए। तो इस संख्या का भिन्न रूप क्या हो जाएगा आपका 95/99। उसके बाद देखिए जैसे आपका ये लिखा हुआ है 1.05 के ऊपर बार, यानी सिर्फ 5 के ऊपर बार है, इसको आपको भिन्न में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस 0.5 के ऊपर 0.05, ठीक है, 0.05 पर बार, यानी इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, यानी 1.05 बार जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। अब ये एक तो अलग हो जाएगा और इसको हमें भिन्न में चेंज करना है, तो इसको हम भिन्न में क्या चेंज करेंगे, तो इसको हम चेंज करेंगे 5 बचा था, यानी ऊपर 5 था तो 5 लिख लेंगे, 0.5 था तो 0.5 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कितना है, यानी बार से पहले संख्या कितनी बची, पॉइंट के बाद एक संख्या बची, यानी 0 बची, उस 0 क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी जितनी संख्या के ऊपर बार है वो लिख लीजिए, उसको जितने बार नहीं उसको माइनस कर दीजिए, और जितने ऊपर बार है उतना 9 लिखिए, यानी एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 लिख लीजिए, और जितने ऊपर बार नहीं उतने ही 0 लगा दीजिए। ठीक है, जिसको आगे सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 5 में से 0 जाएंगे 5 ही बचेगा, बटे में कितना जाएगा 90, 90 1 90 और 5 95, यानी ये कितना हो जाएगा 95 बटे में 90। ठीक है, आपने क्या सीखा कि जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना संख्या लिख लीजिए, जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर दीजिए शेष पूरी संख्या में से। ठीक है, और बटे में एक संख्या के ऊपर बार था तो एक 9 लिख लीजिए, जिसके ऊपर बार नहीं था उतना 0 लगा दीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे देखिए, जैसे ये लिखा हुआ 0.409 पे बार, 09 के ऊपर बार है, इसको हमें भिन्न में चेंज करना है, जैसे 0.409 के ऊपर बार ये संख्या लिखी हुई है। तो अब देखिए यानी 409, तो पहले तो 409 लिखिए, ठीक है, उसके बाद में जितने के ऊपर बार नहीं है उसमें माइनस कर दीजिए, यानी 4 के ऊपर बार नहीं तो 4 माइनस कर दीजिए। 2 संख्या के ऊपर बार है 299 लिख लीजिए, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लगा दीजिए, जितने के ऊपर संख्या के ऊपर बार है तो 99 लिखा जाता है नीचे, और जिसमें बार नहीं है उतना ही क्या लिखा जाता है 0 लिखा जाता है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 405 बटे में 990। ठीक है, ये संख्या आ जाएगी आपकी 405 बटे में 990। इस तरह से सॉल्व किया जाता है, मतलब बार वाली संख्या को इस तरह से भिन्न के रूप में चेंज किया जाता है। अब अपने सवाल पर लौट के आते हैं। देखिए सवाल को मैंने एक तरह से लिखा हुआ है, वो देख लीजिए।